नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये वीडियो आपकी पेडागोजी की है, जिसमें आपको सीटेट पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 50% पेडागोजी आता है सीटेट में। इसमें आपको एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन, मापन, इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के किस स्तर में सीखने वाले को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है? किस स्तर में अवसर मिलता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, स्वायत्त विकास स्तर, चिंतन स्तर, समझ स्तर, स्मृति स्तर, किस स्तर में सीखने वालों को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो मेमोरी लेवल होता है, इसे मनोवैज्ञानिक सबसे नीचा मानते हैं, और जो समझ स्तर होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसे सबसे ऊंचा मानते हैं। तो जो समझ स्तर होता है, इस स्तर में सीखने वालों के अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। शिक्षण एक परस्पर अंतर क्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक ही सीमित है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, शिक्षण एक आयामी प्रक्रिया है। अगर इसकी बात करें, जो हमारे जॉन डीवी थे, उन्होंने शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया बताया था। उन्होंने बताया था शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी होता है। समझ लें आप। तो उन्होंने बताया था, जॉन डीवी ने बोला था, शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। एक शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया, ये तो कथन है जॉन डीवी का, ये तो सही होगा ही। शिक्षण एक परस्पर अंतःक्रिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक ही सीमित है, ये बात गलत है। शिक्षण प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं होती है। टीचिंग तो जो अधिगम होता है, वो तो जीवन पर्यंत चलता है। हम कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कैसे भी ना कैसे सीखते रहते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, जो ये हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग होना चाहिए। अब ये आपका शिक्षण अधिगम सामग्री से आ गया। शिक्षण अधिगम सामग्री की अगर बात करें टीएलएम की, तो दोस्तों टीएलएम में क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य, और इन्हीं से मिलके एक तीसरा बनता है दृश्य और श्रव्य। तो 3 तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है कक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं, और जो शिक्षण अधिगम है, वो सरल हो जाता है और प्रभावी हो जाता है।
तो शिक्षण को और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ये बात भी बिल्कुल सही है। संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। नंबर 3 है अधिगम को आसान बनाना, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो शिक्षण प्रभावशाली कब होगा? जब उसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँगे, जब आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल होगी, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। सरल से कठिन की ओर होना चाहिए हमारा शिक्षण अधिगम। और दोस्तों, शिक्षण को ज़्यादा उपयोगी होगा तभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली मानी जाएगी। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। इसके सभी चारों ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर बी है वो अपने आप में इन तीनों को समाहित करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। अब आ गया आपका मूल्यांकन। दोस्तों, मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन कैसा होता है? मूल्यांकन दो तरह का होता है, सतत मूल्यांकन होता है, एक व्यापक मूल्यांकन होता है। और दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। क्या है सीसीई का मुख्य उद्देश्य? शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना, विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना। ये जो आपका हतोत्साहित करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। कभी भी हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, लेकिन इसमें लिखा है विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना। हमें बच्चे को रटंत प्रणाली नहीं सिखानी है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत मानी जाएगी। बच्चे को प्रगति से माता-पिता को संतुष्ट करना, विद्यालय के काम-काज को निगरानी में अधिकारियों की मदद करना। अगर बात करें तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना, इसलिए सीसीई नहीं होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, जिसमें आपके कई तरह की टेक्निक बताई गई है कि कितने दिन तक बच्चे को बिना वस्ता के शिक्षा देनी है, कैसी शिक्षा देनी है। एनईपी 2020 में दोस्तों एफएलएन है आपका, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफएलएन। और दोस्तों, निपुण भारत। ये सभी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं एक वीडियो में, तो वो वीडियो ज़रूर देखें एनईपी वाली। तो इसका क्वेश्चन है एनईपी 2020 प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? एनईपी 2020 प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसकी अगर बात की जाए तो दोस्तों, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 आपकी रखी गई है। प्रोफेसर यशपाल शर्मा ये नहीं थे, ना प्रोफेसर श्री राजगोपालाचारी ये भी नहीं थे। तो आपके कौन थे? आपके थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास रहेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं जिनके चारों ऑप्शन सही होते हैं। तो हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करना है। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब इसकी बात करें तो दोस्तों, ये किस में आ गया? टीएलएम में आ गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल से 2 नंबर का पक्का आता है। शिक्षण सामग्री को श्याम रूप में लिखना, विद्यार्थी को एकाग्रचित्त बनाना, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। जो शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है, उसका सर्वोत्तम उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों,
आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा बोर्ड है। जी, अभी हम लिख रहे हैं अपने फ़ोन में, तो ये हमारा बोर्ड बन गया है। तो हम इसे किस लिए लिख रहे हैं? हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम जो बताना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उल्लेखनीय बिंदु लिखना, इसलिए हम बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना, शिक्षक स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए भाषण दे सकता है, आपका मौखिक भी रख सकता है, श्वेत श्याम रूप में लिखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर गलत होगा। आपका होगा महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, विद्यार्थी को एकाग्रचित्त बनाना। विद्यार्थी को एकाग्रचित्त तो हम अपनी बातों से भी कर सकते हैं, उन्हें इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएं तो भी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक शिक्षक लेखन को पढ़ाने के लिए एक अखबार से एक रिपोर्ट का उपयोग करता है, किस तरह की सामग्री है? ये भी आपका टीएलएम से संबंधित क्वेश्चन है। बाहरी सामग्री, यथार्थवादी सामग्री, प्रकृत समाधि या प्रामाणिक सामग्री। अगर इसकी बात की जाए तो एक शिक्षक लेखन को पढ़ाने के लिए अखबार का प्रयोग कर रहा है, एक रिपोर्ट का उपयोग करता है या किस तरह की सामग्री है? तो ये आपकी एक्सटर्नल मटेरियल है, यानी कि ये बाहरी सामग्री है। यथार्थवादी भी नहीं है, प्राकृतिक सामग्री भी नहीं है, प्रामाणिक भी नहीं है। प्राकृतिक सामग्री की अगर बात करते तो वो दोस्तों क्या करता, साइंस का टीचर होता, बायोलॉजी का, और या तो वो कोई प्राकृतिक चीज़ लाके दिखाता तो वो प्राकृतिक सामग्री मानी जाती। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये है आपका मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और तदनुसार शिक्षण को संशोधित करने के लिए मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, गुणात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना है। रचनात्मक होना चाहिए, योगात्मक होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, सही बात है। गुणात्मक भी होना चाहिए, योगात्मक भी होना चाहिए, रचनात्मक भी होना चाहिए, लेकिन छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और शिक्षण को संशोधित करने के लिए कौन सा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीखने और सिखाने के 1 मिनट। सीखने और सिखाने के निम्नलिखित तरीकों में से किसमें कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, रचनावादी उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम। कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, कोई भी क्लास हो उसमें दोस्तों शिक्षार्थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और दोस्तों रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होना चाहिए। रचनावादी उपागम होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम नहीं होना चाहिए, जिसमें दोस्तों टीचर हेड होगा, टीचर मुख्य होगा, वो जो अधिगम होगा वो उपागम होगा, वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ शिक्षक अपने आप को दोस्तों शिक्षक ही उसमें अपने आप को स्वयं को रखेगा, बालक उसमें सक्रिय नहीं होगा, शिक्षक सक्रिय होगा, बालक या छात्र निष्क्रिय होगा। तो दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होना चाहिए और रचनावादी उपागम होना चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है आपका एनईपी 2020 नई पाठ्य संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आय वर्ग को शामिल किया गया है? स्कूली शिक्षा में किस आय वर्ग को शामिल किया गया है? तो दोस्तों स्कूली शिक्षा में
5 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। ये आप अच्छे से लिख लें। NEP 2020 पर एक स्पेशल वीडियो डाल चुके हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये NEP आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेना है वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब यहाँ पर समय लेंगे थोड़ा व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? दोस्तों, व्याख्यान विधि की अगर बात करें तो अभी हम कर रहे हैं व्याख्यान विधि। हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप सुने या ना सुने, उसमें आप सक्रिय हैं या नहीं हैं। परिचर्चा विधि, परिचर्चा विधि में दोस्तों डिस्कशन मेथड, जैसे कि हम टीचर के जाने के बाद अपने क्लास में डिस्कशन करते थे, ये सर ने कैसे बताया, ये कैसे हुआ। प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि होती है दोस्तों, उसमें प्रत्येक बालक सक्रिय होता है। प्रत्येक बालक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% स्टूडेंट उसमें सक्रिय होते हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं वो तभी पूछ पाएंगे जब वो सक्रिय होंगे, पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों, प्रदर्शन विधि बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि जब हम कुछ प्रदर्शन करेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे, तब बच्चे ज़्यादा सक्रिय होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब व्याख्यान विधि तो बड़े क्लास के लिए होती है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो दोस्तों, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास डाल्टन ने किया, ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। फ्रोवेल ने किया, ऐसा भी नहीं करना है। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने इन्होंने डाल्टन शिक्षण विधि दी थी, और WH किलपैट्रिक ने दूसरी दी थी। फ्रोवेल की दोस्तों, फ्रोवेल की अगर बात करें तो फ्रोवेल की दूसरी विधि है। दोस्तों, फ्रोवेल की अगर बात करें तो फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, ये आपका विलियम फ्रेडरिक अगस्ट फ्रोवेल ने दी थी। और दोस्तों, अगर इसमें बात करें तो इसमें वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं? हेनरी कार्ल बेल्ड कुक, जो कि खेल विधि के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों, अगर डाल्टन विधि की बात करें तो डाल्टन विधि किसने दी थी? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी डाल्टन विधि। और दोस्तों, अगर बात करें मांटेसरी विधि की तो मांटेसरी विधि किसने दी थी? मरिया मांटेसरी ने, जो कि दोस्तों कहाँ की थी? ये दोस्तों आपके इटली की थी। और इन्होंने वास्तविक 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने मांटेसरी विधि दी थी। और दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि बच्चे सुनना सीखें, बोलना सीखें, लिखना सीखें, पढ़ना सीखें। लेकिन अन्य लोगों ने बताया है कि बच्चे शुभोपली सीखें। शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन इन्होंने बताया सुने, बोलें, लिखें, पढ़ें। पढ़ना इन्होंने बाद में रखा है। अनुगामी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? स्व अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, समस्या समाधान सम्मिलित करना, विद्यार्थी संपूर्ण पठन प्रक्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो स्व अनुभव द्वारा सीखना, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी अनुगामी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? समस्या समाधान सम्मिलित करता है, विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं। लेकिन कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी अनुगामी शिक्षण विधि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होती है, ये आपके उच्च क्लास पर उपयोगी होती है। तो अब बात करेंगे शिक्षण विधियां जैसे खोज विधि और गति विधि विधि विकसित करती हैं बुद्धिमान सोच, अपसारी सोच, अभिसारी सोच, अभिसारी और अपसारी सोच। तो इसकी अगर बात की जाए दोस्तों, तो बुद्धिमान सोच तो कुछ होती नहीं है, अपसारी होती है। अभिसारी की बात करें तो ये दोस्तों आपका क्लोज एंडेड होता है।
अभिसारी नहीं रखना है, हमें बच्चे को कैसा बनाना है दोस्तों, अपसारी बनाना है। वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रख के उन्हें एक क्वेश्चन में कई आंसर देने के वो सक्षम हो, तो उन्हें शिक्षण विधियाँ और खोज विधि बच्चे को अपसारी सोच के लिए सक्षम करते हैं, विकसित करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और दोस्तों समय ज़्यादा नहीं लेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। 20 मिनट हुआ है। गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको हूबहू दोस्तों देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी होगा इसका, दीक्षा होगा, दिशा होगा, निष्ठा होगा, निष्ठा। दोस्तों गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम आपका दीक्षा है, DIKSHA। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज के लिए इतने ही 15 क्वेश्चन थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ जरूर बने रहें। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में, यार और दोस्तों में, सब में फैला दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।